हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करनी भी चाहिए क्योंकि आप सब लोग पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग आपको मदद करते हैं पीएसएल पढ़ने के लिए। तो जब हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप हमारी मदद एक तरह से कर सकते हैं। कैसे? आप जितने सारे वीडियोस देखते हैं, जितने सारे लेक्चर्स को देखते हैं, उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री from your PSN book, and that is the second chapter. We have finished the first chapter. What was the first chapter? The first chapter was nature of matter. That was the big chapter. I think lots of things we have covered in that very chapter. Today मैं शुरू करूँगा. I am going to start the very important chapter, and that very chapter is basic concept of chemistry. What is this chapter called? The chapter second. This is basic. Let me check if the board is visible up to there. Yes, it is visible. Okay. The basic concept of chemistry. Okay, this is the name of the chapter. Okay, now what are we going to discuss in this very chapter? क्या क्या हमें सीखना है इस चैप्टर में? तो हम इस चैप्टर में फॉर्मूले लिखना सीखेंगे किसी कंपाउंड का, उसका नाम लिखना सीखेंगे. देन वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास. Okay, these will be the new concept for you, and then we will know what are the chemical equations and how to balance them. Okay, उसके बाद आती है बारी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को पढ़ेंगे हम लोग. फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे. देन वी विल हैव solubility and what are the factors that affect the solubility, and finally we will finish with solubility curve. तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. तो इट्स गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ फन क्योंकि नॉलेज इज़ फन. जब until you are a student, until you want to learn, to know something should be fun for you. Okay, so knowledge is fun. इसलिए मैं कह रहा हूँ it's going to be a fun lecture. Lots of fun is going to happen. Okay, so before going to start, the chapter is giving a tribute to Johannes Jacob Berzelius. हम लोग उसको बर्जेलियस के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? जॉन्स जैकब बर्जेलियस. बर्जेलियस का इंपॉर्टेंस बर्जेलियस ने बहुत अच्छा काम किया, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, इसीलिए बर्जेलियस को ट्रिब्यूट दिया गया है. बर्जेलियस का पूरा नाम क्या है? जॉन्स जैकब बर्जेलियस. और बर्जेलियस जो है, जितने और भी बहुत सारे मॉडर्न केमिस्ट्री के जिसको फादर कहे जाते हैं, जिस तरह से लेवोजियर को कहा जाता है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है, इन द सेम वे बर्जेलियस को भी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है किसी हद तक. बट ये ट्रू नहीं है, ये सही बात नहीं है. ओके, पूरी तरह से वो नहीं है, और भी लोग हैं जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है. बर्जेलियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिन्होंने, जो एक्चुअली में डॉक्टर था. ओके, ही वॉज एक्चुअली डॉक्टर, लेकिन उसका हिडन एक इंटरेस्ट था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी वजह से जब वो प्रोफेसर बना तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च काम किए. आपकी किताब में नंबर दिया गया है, ही हैज़ पब्लिश ऑलमोस्ट 250 पेपर्स. कैन यू इमेजिन? एक बंदा एक रिसर्च पेपर लिखते लिखते जान निकल जाती है. उन्होंने 250 रिसर्च पेपर लिखे हैं केमिस्ट्री में. तो ही वॉज अ जीनियस. और कुछ ऐसी बातें उन्होंने की है केमिस्ट्री में जिसकी वजह से केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आए, इंप्रूवमेंट्स आए. दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. देयर आर मैनी फादर्स. ओके, मेनली लेवोजियर हैं और इनको भी कहा जाता है. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मैंने क्यों उनका नाम लिया? बिकॉज ही हैज़ रियली इंट्रोड्यूस समथिंग गुड. अब वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. अब बोलेंगे अरे भाई केमिस्ट्री का लैंग्वेज? यस, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री.
आप सबको पता है लैंग्वेज इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और इसी लैंग्वेज की वजह से सिविलाइजेशंस जो हैं इसमें क्या आए हैं, सक्सेस आया है। अगर लोग आपस में बात न करते, कम्युनिकेशन न होता, तो कोई डेवलपमेंट नहीं आता, सिविलाइजेशन को कोई सक्सेस नहीं मिलता। तो लैंग्वेज इज़ द की विच होल्ड्स दी डिफरेंट कम्युनिटी टुगेदर, जो लोगों को बात करने में मदद करता है, लोगों को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो यू शुड नो द लैंग्वेज। अब इन लैंग्वेज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं। इन द सेम वे केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री के नॉलेज को जानने के लिए केमिस्ट्री के लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी है। अब केमिस्ट्री का लैंग्वेज बनता कैसे, हाउ टू मेक द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बेसिक, जब क्लास 7 क्लास 8 में आपने इतना तो आइडिया आपको होगा कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर को जो हम क्लासीफाई करते हैं, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव क्लासिफाइड मैटर, तो हमने देखा कि मैटर में आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, ओके, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ओके, ये सारे आपके पास मैटर होते हैं। अब इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में चेंजेस होते हैं जिनको आप कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ये सारी बातें होंगी। अब इन एलिमेंट्स के नाम होंगे, इन कंपाउंड्स के नाम होंगे, और केमिकल रिएक्शंस जो होंगे उसको हम देखेंगे। एलिमेंट्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एलिमेंट्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशंस कहलाते हैं सिंबल्स, ओके। एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएंगे, सिंबल्स। कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशंस को आप बोलेंगे फॉर्मूले। क्या बोलेंगे, फॉर्मूले। फॉर्मूला सिंगुलर होता है और फॉर्मूले प्लूरल। और केमिकल रिएक्शंस के लिए जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज केमिकल इक्वेशन, दैट इज केमिकल इक्वेशन, ओके। अब आप एलिमेंट्स के लिए क्या जानेंगे भाई, एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स जानेंगे, कंपाउंड्स के लिए क्या जानेंगे, फॉर्मूले जानेंगे, और केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या जानेंगे, इक्वेशंस। और इन सब की जो स्टडी है, दिस स्टडी कम्स अंडर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, LOC, दिस इज लैंग्वेज ऑफ chemistry. So what are we going to discuss in language of chemistry? We will discuss elements and their symbols, compounds and their formulas, chemical reactions and their representation, that are chemical equation. यही सारी स्टडी हमारी क्या कहलाएगी, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसका लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से फिजिक्स में कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इफ़ यू नो मैथमेटिक्स वेरी वेल, यू कैन नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इन द सेम वे, इफ यू नो द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो what you have to learn, you have to know the elements, you have to know the compounds, and you have to know the chemical reactions. Not only those, you have to know their representation, how to represent इन केमिस्ट्री दीज थिंग्स। आप एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स होते हैं, कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूलेज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल इक्वेशंस होते हैं। और जब इन चीज़ों को आप सीखेंगे, इट मीन्स यू आर लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इफ़ यू नो द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन ब्रेक एवरी कॉन्सेप्ट, यू कैन क्रैक एवरी कॉन्सेप्ट। आप केमिस्ट्री में धमाका कर देंगे, धमाका, समझ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में धमाका कैसे कर पाएंगे भाई, यू हैव टू गो थ्रू लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हम जानेंगे सिंबल्स, फॉर्मूले एंड केमिकल इक्वेशन। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू डिस्कस, ओके। अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि व्हाट विल वी स्टडी इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी सिंबल्स, ओके। तो सिंबल्स की कहानी जब हम शुरू करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ सिंबल्स, हमें पहले ये बताना चाहिए कि सिंबल्स का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को सिंबलाइज करने का आइडिया जॉन डाल्टन ने दिया। ही वॉज द पायोनियर टू गिव द आइडिया ऑफ सिंबलाइजिंग एलिमेंट्स। बट उसका जो आइडिया था उसमें रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ ख़ास नहीं था, कुछ बेसिक रूल्स उसमें नहीं थे। फिर सिंबल्स किसने दिए,
फिर बर्जेलियस ने 1811 ईस्वी में 1811 में बर्जेलियस गेव द सिस्टमेटिक आइडिया टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स. इट मीन्स टू सिम्बोलाइज द एलिमेंट्स ही गेव अ सिस्टमेटिक आइडिया, सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट. तो जितने सारे सिम्बॉल्स हम लिखेंगे, दिस वॉज द आइडिया ऑफ बर्जेलियस. और जब एलिमेंट्स के सिंबल लिख लेंगे तो फार्मूलेज बन जाएंगे, केमिकल इक्वेशंस बन जाएंगे. तो इन सब का बेसिक क्या है भाई? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. और इन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को देने वाला कौन है, इसका आइडिया देने वाला कौन है? ही वाज बर्जेलियस. इसीलिए बर्जेलियस का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है केमिस्ट्री में. तो गिव सम रिस्पेक्ट टू बर्जेलियस. ओके, व्हेनेवर द नेम ऑफ बर्जेलियस कम टू केमिस्ट्री, तो आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे. सल्यूट. ओके बर्जेलियस साहब, आई रिस्पेक्ट यू. ओके, तो उन्होंने क्या किया? सिम्बॉल्स दिए. तो हम जान लेते हैं व्हाट आर दीज सिम्बॉल्स को. पहले डिफाइन कर लेते हैं कि सिम्बॉल्स बोलेंगे किसे भाई. तो सिम्बॉल्स जो हैं ये क्या होगा? शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स विच बेसिकली represents an atom of an element. क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Whenever you write a symbol of an element, that is the notation that actually symbolize that element. उस एलिमेंट को उससे पहचान सकते हैं आप. और दूसरी बात ये क्या करता है? वो उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है. रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो सिंबल बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. सो व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज एन एलिमेंट इज कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. तो एक एटम उसके जान गए तो सारे एटम जान गए. समझ में आ रही बात? यू नो द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. ओके, अब सिम्बॉल्स कैसे कैसे लिखे जाएंगे? सिम्बॉल्स में सबसे पहला जो है वो है वन लेटर सिम्बॉल. वन लेटर सिम्बॉल, वो सिम्बॉल जिसमें सिर्फ एक लेटर होता है. तो सिम्बॉल कहाँ से आता है? नाम से ही आता है. जैसा कि मैं लिखूँ बोरोन, क्या लिखा हूँ? बोरोन. तो बोरोन के लिए बी आ गया. मैं लिखूँगा कार्बन, कार्बन के लिए सी आ जाएगा. मैं लिखूँगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ओ आ जाएगा. दीज आर द सिम्बॉल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. एंड वी हैव सम मोर. वी हैव हाइड्रोजन, दैट इज एच. वी हैव आयोडीन, दैट इज आई. वी हैव फ्लोरीन, FLOURINEF. ओके, आई एम राइटिंग वन लेटर सिम्बॉल. तो आप देख सकते हैं द नेम इज बोरोन एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम बी, दैट इज वाई सिम्बॉल बी. द नेम इज कार्बन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी, द सिम्बॉल इज सी. द नेम इज ऑक्सीजन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, द सिम्बॉल इज ओ. नेम इज हाइड्रोजन, स्टार्टिंग फ्रॉम H and the symbol is O. H, sorry. I, F. तो always you are going to have the first letter as a symbol when it is one letter symbol. Okay, अभी एक लेटर का सिंबल है, एक से ज़्यादा लेटर का भी सिंबल होता है. You must have heard of lots of symbols containing more than one letter. तो हमेशा कैपिटल. Always remember these will be always capital letters. Remember this, capital letters. ठीक है, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स होंगे. इसके अलावा देख सकते हैं आप और क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस. नाइट्रोजन के लिए एन. तो व्हेन आई राइट नाइट्रोजन, व्हाट आई राइट? नाइट्रोजन. ओके, एन रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ नाइट्रोजन. ओके, एक नाइट्रोजन का एटम. इसी तरह से व्हेन आई राइट फॉस्फोरस, P, this must be P. If I write sulfur, this must be S. If I write uranium, तो पहला लेटर तो होना ही है. अगर मैं लिखूं वेनेडियम, तो इसके अलावा आपके पास लॉट्स ऑफ नेम यू हैव. वेनेडियम के लिए हो गया V. तो दीज आर दी सम ऑफ द एलिमेंट्स कंटेनिंग वन लेटर सिंबल, जिसका सिंबल एक लेटर से होता है. समझ आ गई मेरी बात? अब हम देखेंगे कि दो लेटर का इस्तेमाल हमें कब करना पड़ता है. तो टू लेटर सिंबल. ओके, दिस वाज द वन लेटर सिंबल. नाउ लेट्स हैव अ लुक
ऑन 2 लेटर सिंबल। अब 2 लेटर सिंबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? 2 लेटर सिंबल, 2 लेटर सिंबल्स। 2 लेटर सिंबल्स में क्या होगा भाई? फर्स्ट लेटर इज कैपिटल फॉलोड बाय अ स्मॉल लेटर। तो एक ही कैपिटल लेटर होगा, दूसरा हमेशा स्मॉल होगा। दिस इज द बेसिक फंडा। ओके ओके, व्हाट इज दिस? अगर मैं लिखूं लिथियम, क्या लिखूं मैं? एक नाम है एलिमेंट जिसका नाम है लिथियम। तो लिथियम का सिंबल है L एंड देन वी हैव अनदर लेटर I, देन दिस इज लिथियम। अगर मैं लिखूं हीलियम, क्या लिखूं? हीलियम। तो एनी गेस? तो नाम में हीलियम है, हाइड्रोजन के लिए तो H हो गया है, अब हीलियम के लिए आ गया HE। अगर मैं लिखूं नियोन तो इसके लिए Ne। अगर मैं लिखूं आर्गन इसके लिए AR। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट। अगर मैं लिखूं आर्सेनिक, वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, हमने AR से आर्गन कर दिया। नाउ हाउ विल वी रिप्रेजेंट आर्सेनिक? तो आर्सेनिक के लिए AR को छोड़ दें, अब ले लें आप उसके अगला वाला लेटर AS। ओके इसी तरह से मैंने लिखा है एक एलिमेंट जिसका नाम है एस्टाटीन। तो AS नहीं हो सकता है भाई, तो मैं क्या लूँगा? AT लूँगा। ओके कैसा लग रहा है? मज़ा है, मज़ेदार है। इसी तरह से गोल्ड होता है, गोल्ड का सिंबल है AU। भाई क्यों AU? क्योंकि इसका एक लैटिन नेम है जिसका नाम है औरम, और फ्रॉम औरम वी हैव AU। तो ये भी हो सकता है। अगर मैं लिखूं बेरिलियम, BERRY, is it RR? RY, beryllium, this is BE. If we have bromine, then this is BR. If we have chlorine, okay, we have CHL, clo. The H is not coming in the sound, so we have to take CL. okay? इसी तरह से बहुत सारे और भी नाम हैं which are given in your book. कैल्शियम, कैल्शियम के लिए Ca हो गया। अगर मैं लिखूं कैडमियम, क्या लिखूं? कैडमियम, तो कैडमियम के लिए Cd। अगर मैं लिखूं, अच्छा कुछ बुक से ही देख लेता हूं मैं, सॉरी वी हैव कोबाल्ट, cobalt, CO. Remember the second letter is always small, the first letter is always capital, cobalt. अगर मैं लिखूं बिस्मथ, it must be BI. I think you are getting the idea. तो पहला दूसरा लेटर, पहला दूसरा अगर नहीं है तो तीसरा। तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल नो दीज एलिमेंट्स। अब जिस तरह से गोल्ड का नाम कहाँ से आया? औरम से। इस तरह से और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका सिंबल कहाँ से आया है? लैटिन नेम से आया है। तो सिंबल्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम्स, तो वो जानेंगे हम लोग। कहाँ से जानेंगे? सिंबल्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम्स। ओके ये आप लोगों को आना चाहिए। कहाँ से भाई? सिंबल्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम। अगर आप मेरे कोचिंग में पढ़ रहे होते तो आई वोंट बी डिस्कसिंग दिस, बिकॉज ये क्लास 7 क्लास 8 में बार बार डिस्कस होता है, बट इट इज़ गिवन इन द चैप्टर, सो आई शुड डिस्कस दिस। ओके अब देखें आपके पास एलिमेंट का नाम है, नेम ऑफ द एलिमेंट, देन वी हैव इट्स लैटिन नेम। ज़्यादातर लैटिन नेम्स हैं, कुछ जर्मन नेम्स भी हैं। ओके सो वी डोंट नीड टू मेंशन दोज, वी विल कंसिडर ऑल ऑफ देम एज लैटिन नेम। ओके देन वी हैव सिंबल। ओके स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कॉमन नाम है सबसे पहला वाला जिसका नाम है सोडियम। ओके सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम और इसके लिए सिंबल होता है Na। Then we have another very famous metal, that is potassium. And the Latin name for it is Kalium, so we write K. Number 3, iron.
यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस। और आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम एंड द सिंबल इज Fe। एंड नंबर 4 वी हैव, I have told you, gold, and the Latin name is aurum and the symbol is Au. Okay, if I write silver, the silver Latin name is argentum and the symbol is Ag. Number 6, mercury. It is hydrargyrum. ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे दीज आर वेरी इजी, बट प्रैक्टिस करें, भूले मत, ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। टंगस्टन इज, इट्स लैटिन नेम इज वोल्फ्राम एंड इट इज सिंबलाइज्ड एज W. We have tin, and for tin we have stannum, that is why symbol is Sn. We have lead, and for lead we have plumbum, and for plumbum we have symbol is Pb. And we have another very very important, I think this must be given in your book, antimony. Yes, antimony. For antimony we have stibbium, and the symbol must be Sb. Okay, remember this. So these are the some of the elements derived from Latin name. So you should memorize these things. If you don't memorize, you cannot remember. Now let's jump to where, अच्छा आपके बुक में मेंशन भी किया हुआ है कौन ग्रीक है और कौन जर्मन है। तो दीज आर ग्रीक, ये है ग्रीक, ओके, एंड स्टीबियम इज ऑल्सो ग्रीक, दिस इज ऑल्सो ग्रीक, ओके, ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस। एंड वोल्फ्राम, वेयर इज वोल्फ्राम भाई, दिस इज वोल्फ्राम एंड दिस इज जर्मन, एंड रेस्ट ऑफ देम आर लैटिन नेम। ओके, बस नो नीड टू रिमेंबर, बस सिंबल्स याद रखने हैं नाम के साथ। ओके, अब हम लोग जब कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स जान गए तो यहीं तक आपको रुकना नहीं है। यू हैव टू नो द नेम ऑफ मोर एलिमेंट्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द नेम ऑफ मोर एलिमेंट्स। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोरोली, आपके पास एलिमेंट्स आते जाएंगे, आप सिंबल लिखते जाएंगे। बेरियम मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे Be, मैं बोलूँगा प्लैटिनम तो आप बोलेंगे Pt, मैं बोलूँगा गोल्ड तो आप बोलेंगे Au, मैं बोलूँगा सेलेनियम तो आप बोलेंगे Se, मैं बोलूँगा सिलिकॉन तो आप बोलेंगे Si, सिलिकॉन वैली, यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट, हर्ड ऑफ दैट। स्ट्रॉन्शियम बोलूँगा तो Sr, ओके। तो आप इस तरह से घर पे पीरियोडिक टेबल रखा करें, एंड देन लुक एट द एलिमेंट्स एंड लुक एट द सिंबल्स एंड रीड द नेम्स, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप प्लीज़ करें। नाउ फॉर्मूले, ये फॉर्मूले क्या होते हैं? फॉर्मूले जो होते हैं रिप्रेजेंट्स बेसिकली कंपाउंड्स, but sometimes it represents molecule of an element। फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड्स को, लेकिन कभी कभी किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ आई टेल यू कि एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि मैं लिखूँ इधर नेम, ओके, इधर मैं लिखूँगा फॉर्मूले। जैसा कि मैं लिखूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल होगा O, बट इफ़ आई राइट द फॉर्मूले इट इज़ O2 बिकॉज इट एग्जिस्ट एज O2। अगर मैं लिखूँ हाइड्रोजन, सिंबल क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का? सिर्फ H, लेकिन इसका फॉर्मूले H2। अगर मैं लिखूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सिंबल है N, बट इट्स फॉर्मूले इज N2। उसी तरह से मैं लिखूँ ओजोन, तो ओजोन के लिए O3। अगर मैं लिखूँ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के लिए क्या होता है भाई? P4। अगर मैं लिखूँ सल्फर,
तो ये हो जाएगा SA। तो दीज आर दी फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स, फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें देखना है फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स। तो इधर लिखूंगा मैं कंपाउंड्स, तो यहाँ नेम ऑफ एलिमेंट्स हो गए और ये उसके फॉर्मूले हो गए। अब मैं लिखूंगा कंपाउंड्स और उसके फॉर्मूले, कंपाउंड्स के फॉर्मूले। जैसा कि मैं लिखूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है HCl। अगर मैं लिखूं नाइट्रिक एसिड तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HNO3। अगर मैं लिखूं सल्फ्यूरिक एसिड, मैं सबका नाम लिखने का तरीका सिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ कि व्हाट आर फॉर्मूले। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड तो लिखेंगे H2SO4। तो एक फार्मूले में क्या दिख रहा है आपको, एक फार्मूले में आपको दिख रहा है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम्स, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स, फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में फास्फोरस के 4 एटम्स, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स। हाइड्रोजन के एक फॉर्मूले में एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, एक 3 जब मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एक सल्फर 4 ऑक्सीजन। अब बोलेंगे हम इतने छोटे नहीं है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बताना चाहिए, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब बातें आपको समझ आ गई। अब देखें अब टर्म क्या आता है इसके बाद, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सो हमें फॉर्मूले बनाने हैं। देखते हैं कितने मिनट का ये लेक्चर अब तक हो चुका है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक द बिग लेक्चर द फर्स्ट वेरी, चलो इसको 30 मिनट तक खींचते हैं। वैलेंसी टर्म आज जान लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, फिर फार्मूले डिराइव करेंगे कि फार्मूले को डिराइव कैसे किया जाता है, फार्मूले लिखा कैसे जाता है। फार्मूले क्या है मैंने समझा दिया। अब एक और बेसिक टर्म मैं सिखा देता हूँ आपको, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन टर्म इन केमिस्ट्री एंड दैट इज़ वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज सिंपली कंबाइनिंग कैपेसिटी, combining capacity of an atom, किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, किसी एलिमेंट के एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। ये जान लेना है आपको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब लोग जानते हैं। द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का एक एटम, एक उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1। अब मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, अभी भी मैंने लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब ये एसिड के फॉर्म में होता है इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका फार्मूला अभी हमने देखा HCl। ओके, अब देखें ये एक फार्मूला बना आपका, इसमें वैलेंसी जो है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। ओके, अब हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ कंबाइंड है और इसका एक एटम इसके एक एटम के साथ कंबाइंड है, मतलब दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम है, यानी कि वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एंड दैट मस्ट बी 1। समझ में आ रही बात? तो मैंने हाइड्रोजन का वैलेंसी जाना, जब मैंने एक फार्मूला लिखा उससे किसका वैलेंसी मिल गया आपको? क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन भी एक ही एटम के साथ कंबाइन करा, ये भी एक ही एटम के साथ कंबाइन करा, दोनों की वैलेंसी क्या हो गई? बराबर हो गई। समझ गए मेरी बात कि नहीं? बिल्कुल समझ गए। अब देखें, अब आपने अभी अभी लिखा कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। ओके, अब देखें, आपको पता है कि वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई? 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर? 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। 2 हाइड्रोजन मतलब 2। इसका मतलब ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ कंबाइंड है। मतलब आप कह सकते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। होगा कि नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और हाइड्रोजन के एक एटम की वैलेंसी होती है 1
और वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के एटम के बराबर है, तभी ना कंबाइन किया हुआ है। दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। और ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ कंबाइंड है। तेजी से मत समझिए, बट कॉन्सेप्ट को समझिए। द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन के 2 एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बराबर है। तो मैंने ये लिखा वो बात, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। और वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1। तो हमारा वैलेंसी निकल के आ गया 2, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई भाई? 2 हो गई। तो आप वैलेंसी को पूरी तरह से समझ रहे होंगे। ओके, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब देखें, हम यहाँ आपको लिखते हैं, मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ साइड में और उसका वैलेंसी लिख रहा हूँ, एलिमेंट्स, और यहाँ इधर लिखता हूँ वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। और फिर क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब देखें, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3। ओके, अब देखें, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 3 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो वी गेट 3, यानी कि नाइट्रोजन के एक एटम की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, हु डोंट नो, सब लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या फार्मूला होता है? CO2। अब आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइंड है, मतलब कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी ऑक्सीजन के 2 एटम के बराबर है। यानी कि आप कह सकते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 2 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। 2 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना पता चला भाई? अभी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4। यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी निकल गई? 4। तो दिस इज हाउ वैलेंसी वर्क। तो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब देखें अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम। अगले लेक्चर में हम नया कॉन्सेप्ट जानेंगे, कैसे फार्मूले को डिराइव किया जाता है। और फार्मूले को डिराइव करने के लिए हमें जानना पड़ेगा रेडिकल्स that are called ions, cations and anions। आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड द इंटायर लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करना मत भूलें, शेयर करें। ओके, अपने दोस्तों को बताएं कि देयर इज़ अ channel on YouTube that is called Akbar Classes, and Akbar Classes is providing free lectures for Pearson, which is very very important. Okay, अब आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और हमें सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो बड़ा भला होगा आपका, क्योंकि आपको पता है इसे कम सब्सक्राइबर्स, इतने कम व्यूज़ में रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो सकता है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो प्लीज़ सपोर्ट अस ताकि हम काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you.